हेलो नमस्कार। मैं विकास तिवारी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 2 है और एक थियरी की भी श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिन साथियों ने उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया, देख लीजिएगा प्लीज़, और तभी इसको आगे शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस श्रृंखला है हमारी उन्हीं वीडियोस पे आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के किस धारा में लेखपाल को परिभाषित किया गया है। ठीक है, किस धारा में परिभाषित किया गया आपको बताना है। आप बताइए, धारा 23 में, धारा 32 में, धारा 52 में या धारा 3 में? बताइए आप। ये पहले ही वीडियो का सवाल है, पहले ही वीडियो हम लोग पढ़े थे, तो ये आप सोच सही सोच रहे हैं आप। ये धारा 23, ठीक है। धारा 23 में क्या कहा गया, आगे वाले स्लाइड में हम देखते हैं। धारा 23 में कहा गया है कि लेखपाल अपने हलके में काम करने, हलके का मतलब समझ रहे हैं, हलके का मतलब अपने एरिया में काम करने वाला सरकारी अधिकारी होता है। कौन? लेखपाल। ठीक है, अगला देखते हैं क्या पॉइंट है। देखिए, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हम सारे लिखे हुए हैं। ये सवाल भले ही 10 रहते हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर सारे सवालों को आप देखेंगे तो कम से कम 20 सवाल बन जाएंगे, कम से कम, इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, लेखपाल समूह, ये थोड़ा सा गलत हो गया, समूह गा, ठीक है, समूह सी, ग्रुप सी की नौकरी होती है, ग्रुप सी का एक अधिकारी होता है। ठीक है, कौन सा? लेखपाल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक खेत का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता है। ठीक है, खेत का लेखा जोखा कौन रखता है? लेखपाल। ठीक है, लेखपाल किसानों का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी होता है। मतलब अगर किसानों को कोई समस्या होगी तो सबसे पहला स्टेप किससे संपर्क करेंगे? किसान लोग। प्रथम प्रशासनिक अधिकारी अर्थात लेखपाल से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, किसानों की समस्या को शासन तक पहुंचाने का काम, मतलब किसानों की कोई समस्या है उसको कहाँ तक पहुंचाएंगे? शासन प्रशासन तक। ठीक है, साथ ही शासन प्रशासन जो योजनाएं लागू करे उसको कहाँ तक पहुंचाएंगे? किसानों को पास तक। ठीक है, तो ये होता है लेखपाल। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह सूरी, हमने पढ़ा था, शेरशाह सूरी के शासन के दौरान लेखपाल को किस विभाग के अंतर्गत रखा जाता था? ठीक है, लेखपाल जो होता है ये किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता था? तो ऑप्शन ए है दीवाने खैरात, अगला है दीवाने वकूफ़, दीवाने वजारत, दीवाने बंदगान। तो आप बताइए। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दीवान ए वजारत। ठीक है, कौन सा? दीवाने वजारत में। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन इसका है कि पटवारी प्रणाली की शुरुआत तो शेरशाह सूरी के मंत्री राजा टोडरमल ने ही किया था। ठीक है, मतलब शेरशाह सूरी के एक मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, उनका नाम था राजा टोडरमल। उन्हीं ने भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया शेरशाह सूरी के दौरान। उसी जब बंदोबस्ती के दौरान जो है एक पद का निर्माण, एक्चुअली वो एक विभाग का निर्माण किए थे। कौन सा विभाग? दीवान ए वजारत, वजारत। ठीक है, दीवान ए वजारत, उसी के अंतर्गत एक व्यक्ति काम करता जो ग्रामीण क्षेत्र पे, मतलब धरातल स्तर पे काम करने वाला अधिकारी होता है, उसका नाम लेखपाल। असलियत में उस समय तो पटवारी था। ठीक है, काम करता था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्या है, आगे चलकर टोडरमल जी ने अकबर के शासनकाल के दौरान भी राजस्व मंत्री का पद संभाला था। ठीक है, ये वाला सवाल एक बार पूछा गया था कि वे कौन से मंत्री हैं जो शेरशाह सूरी के दरबार के साथ साथ अकबर के दरबार में भी रह चुके हैं? तो ये आंसर यही था, राजा टोडरमल। ठीक है, और कौन से मंत्री थे? राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री आज की डेट में अगर कहें तो वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वाला। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, टोडरमल ने ही पटवारी व्यवस्था को चरम सीमा तक पहुंचाया था। हाँ, तो भैया ये नहीं शुरुआत भी किए थे, नहीं एकदम मैक्सिमम टॉप लेवल तक भी ले गए थे। इसके पहले कोई ऐसा नहीं होता था, कोई विभाग नहीं होता था। ठीक है, तो इसके पहले आते हैं और 2-3 थे जो ऑप्शंस बाकी हैं जो गलत हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात क्या है? दीवाने खैरात ये अस्पताल टाइप का था। इसमें क्या होता था, इसको बनाया किसने था? सबसे पहले
फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का सबसे प्रतापी राजा था ये। मोहम्मद बिन तुगलक के जस्ट बाद आया था, इसी ने ही जौनपुर की स्थापना किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक मतलब विभाग को बनाया था जिसका नाम था दीवान ए खैरात। ठीक है, अगला क्या था, दीवान वकूफ़। दीवान वकूफ़ एक वजीर के अंदर में काम करने वाला विभाग होता था। वजीर मतलब उस समय का राजा। अब सवाल ये है कि ये किसके समय में हुआ करता था ये विभाग। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, जो उसी के समय में ये था। ये वाला विभाग किसके अंतर्गत काम करता था, वजीर के अंतर्गत। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। दीवान वजारत बात ही की हम लोग, शेरशाह सूरी महोदय। ठीक है, राजस्व मंत्री टोडरमल्ली ने ही इसको लागू किया था, बनाया था। दीवान बंदगान ये था दासों के लिए, इसको किसने लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इन्होंने ही। ये पता है, इनको सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। ठीक है, मतलब सल्तनत युग में अगर कोई अच्छा काम करने वाला है, जितना काम अच्छा अकबर ने किया था उतना अगर काम करने वाला सल्तनत युग में कोई है तो वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, तीसरा सवाल हमारा है, उत्तराखंड में लेखपाल पद को किस नाम से जाना जाता है। हाँ बताइए भाई, कर्णम अधिकारी के नाम से जाना जाता है, कि कुलकर्णी के नाम से जाना जाता है, कि बड़ा साहब, की राजस्व पुलिस। हाँ, तो आप लोग सही सोच रहे हैं, ये है हमारा चौथा ऑप्शन सही, राजस्व पुलिस। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए ऑप्शन डी सही है। अब इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन नाम से जाना जाता है। तो बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत, पूरे उत्तर भारत में, तथा पाकिस्तान की बात करें, सब जगह पटवारी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, मान रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी आए थे CM के रूप में, उन्होंने जाके इसका नाम पटवारी से लेखपाल किया था। ठीक है, तो अभी भी उस समय ओवरऑल तो हम लोग यही मान रहे हैं कि यहाँ पे पटवारी माना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में कर्णम अधिकारी बोला जाता है। तमिलनाडु कर्णम अधिकारी, थोड़ा सी ये संस्कृत नाम लग रहा है ना, तमिल भी तो संस्कृत से ही ओरिजिन हुई है तमिल भाषा, बहुत पुरानी भाषा है तमिल भी। पंजाब में बहुत ही फनी नाम था, पिंड दी माँ बोलते हैं। ठीक है, पिंड माने गांव होता है, दी माने पंजाब में का होता है, जय माता दी, जय माता दी, दी का मतलब होता है की, तो पिंड दी, दी का मतलब की, पिंड की माँ, माँ माने माता। ठीक है, कौन होता है, लेखपाल महोदय। आगे देखते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र को हम इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जो है, जब भारत आज़ाद हुआ था, माने 1947 के दशक में, 1947 में, तब जब राज्यों का गठन हो रहा था, तो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य के हिस्से थे। ठीक है, आगे चल के इनको भाषा के आधार पर जब विभाजित किया गया, फजल अली कमीशन आए, उन्होंने कहा कि भैया भाषा के आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं राज्यों को। तब जब डिवाइड किया गया तो मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दे दिया गया, गुजराती बोलने वालों को गुजरात दे दिया गया। ठीक है, तो अब इसलिए हम ये गुजरात महाराष्ट्र को एक ही में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या खास है भैया, 1918 तक कुलकर्णी कहा जाता था, उसके बाद 1918 के बाद, मतलब 1918 के बाद तलाटी कहा जाता, तलाटी। ठीक है, तलाटी कहा जाने लगा। फिर राजस्थान पटवार होता है, इसको मैं एक राजस्थान पटवार का 2021 के लास्ट में पेपर होता है वैसे याद कराया था। फिर उत्तराखंड में राजस्व पुलिस, यही हमारा सवाल था, ये है। ठीक है, कहीं कहीं गाँवों में बड़ा साहब भी कहा जाता है। यूपी में क्या कहा जाता है, यूपी में कहा जाता है लेखपाल। इसको पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था पटवारी। पटवारी किसने चेंज किया था नाम, चौधरी चरण सिंह जी ने, उस समय के CM थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल, लेखपाल अपने क्षेत्र में हुई विपत्ति की सूचना किसे प्रदान करता है भैया, किसे देता है अगर कोई विपत्ति हो गई तो, रजिस्ट्रार व चिकित्सक को, जनता को, कलेक्टर को, या प्रधान को, बताइए किसको देता है। हाँ, तो आप लोग सही सोच रहे हैं, रजिस्ट्रार व चिकित्सक को देता है। ठीक है, अब भैया जनता को देखिए क्या करेगा, जनता थोड़ी ना अपना इसको विपत्तियों को आगे बढ़ाएगी। ठीक है,
विपत्तियों पे मतलब अमल करेगी, आगे क्या बढ़ाना है। फिर अगला, जिला कलेक्टर को कहाँ देगा भैया, जिला कलेक्टर से नीचे मतलब एक हायरार्की होती है ना भैया, एक प्रोटोकॉल होता है कि पहले यहाँ पे दिया जाएगा सूचना, उसके बाद वो अपने सीनियर को देंगे, उसके बाद अपने सीनियर। तो जो लेखपाल होता है उससे जस्ट अगला सीनियर होता है रजिस्ट्रार कानून को होता है, ठीक है, तो उनको ही देंगे। प्रधान को देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये प्रशासनिक पद तो है नहीं, ये तो राजनीतिक पद है, प्रधान को चुना जाता है, ठीक है, ना कि इनका नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अगले देखते हैं, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। लेखपाल अपने क्षेत्र में हुई विपत्ति की सूचना रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है, कानून गो है वो, तथा चिकित्सक को प्रदान करता है, ठीक है। विपत्तियां कितने प्रकार की, 3 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली है कृषि संबंधी, दूसरा मानव अथवा पशु रोग संबंधी हो सकती है विपत्ति, और तीसरा है घर और फसल से संबंधित, मतलब किसी के घर या फसल से संबंधित हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये विपत्तियां हैं, मतलब 3 ही तरीके हो सकती हैं। अब 5वां क्वेश्चन हमारा है, ये कथन टाइप का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लेखपाल अपने हलके में कार्य करने वाला एक प्रशासनिक अधिकारी होता है कि नहीं, बताइए, आप सोचते रहिए। लेखपाल भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री के रूप में काम करता है कि नहीं करता है, सोचिए। हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है अपने हलके में काम करने वाला। हाँ, दूसरा भी सही है, भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री के रूप में काम करता है, ठीक है। अतः हम लोग क्या कह रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है, इसमें समझाने कुछ नहीं है, समझे ही हैं आप। फिर यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। लेखपाल समूह गा, यहाँ भी वैसे ही का ही लिख उठा है, समूह गा माने ग्रुप सी की नौकरी होती है, ठीक है, ग्रुप सी का पद होता है लेखपाल, ठीक है ना। लेखपाल भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री के रूप में काम करता है, ठीक है। फिर भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 में इसे परिभाषित किया गया, ये पहला सवाल भी था हमारा। चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी से नाम लेखपाल कर दिया था, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी गांव के नक्शे को अपडेट करने की शक्ति किसके पास है पावर की वो नक्शे को अपडेट कर दे भैया, गांव के मुखिया के पास है कि लेखपाल के कि सरकार के कि जिलाधिकारी के, बताइए आप। अब यहाँ से तो आप इसको कतई नहीं कह सकते हैं कि ये हो सकता है गांव के मुखिया के पास नहीं, अगर इसके पास अगर शक्ति आ जाए तो मतलब गांव के 90% को इतनी ज़मीन दे दे और खुद के पास इतनी सारी ज़मीन ले ले, ठीक है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है, लेखपाल होगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, सरकार नहीं होगा, क्यों, सरकार का ही एक नियुक्त व्यक्ति होता है ना लेखपाल, ये करेगा कि सरकार आके करेगी, ठीक है। जिलाधिकारी अगर लेखपाल नहीं होता तो फिर सोच सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। फिर अगला 7वां देखते हैं, हमारा सवाल क्या है, नक्शा को अपडेट करने के लिए वर्ष में लेखपाल द्वारा कितने दौरे किए जाते, कितनी बार पड़ताल करता है लेखपाल, कितने दौरे करता है, तो ये आपका सवाल आंसर हो गया। ऑप्शन कौन कौन सा है, 5 है, 3 है, 6 है या 12 है, बताइए कौन सा है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, 3 बार, ठीक है, 12 बार नहीं हो, माने साल में 12 महीने हो तो 12 बार नहीं होता है, ठीक है, मात्र 3 बार करता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है हम देख लेते हैं। पहला होता है उसका खरीफ पड़ताल, जो कि 10 अगस्त से शुरू होता है। फिर दूसरा होता है रबी पड़ताल, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है, ठीक है। और तीसरा होता है जायद पड़ताल, जो कि 1 मई से शुरू होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, खरीफ की 1 फसल लिखना है आपको, रबी की 1 फसल कमेंट में लिखना है, और जायद की 1 फसल, मात्र कम से कम एक फसल लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग लिखेंगे, आप सीरियस होकर अगर पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे ज़रूर, इसमें बहुत भारी क्वेश्चन ऐसा नहीं है होंडुरास की पीएम का नाम पूछ लिया हमसे आपसे, ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर। वर्तमान कंप्यूटरीकृत खसरे में कुल कितने कॉलम होते हैं, बताइए, 22 होते हैं कि 46 होते हैं कि 52 होते हैं कि 21 होते हैं, तो ये 46 होते हैं। अब इसमें बहुत से लोग 22 में 21 में कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको तो ऐसे ही हटा दिए होंगे। तो देखिए, जो पहले खसरा हुआ कर 2020 के पहले जो होता था उसमें 21 कॉलम होते थे,
या यूं कहें कि 22 भी होते थे। 21वीं से ही जन्मा होता था 22, ठीक है, 22 होता नहीं, जो 21वां कॉलम होता था। जैसे मान लो ये ऐसे 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 कॉलम है, तो यहाँ पे ऐसे कोने में 21वां पड़ा है, तो इसी के अंदर एक सब कॉलम बना दिया जाता था। तो बहुत लोग इसको 21वां बोल देते थे और इसको 22वां बोलते थे, जबकि ये 21वां होता है पूरा ये वाला, ठीक है। तो इस वजह से या तो 21 कहेंगे या तो 22, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बात उसकी है, ये नहीं है। यहाँ तो पूछ रहा कंप्यूटरीकृत खसरे में, तो कंप्यूटरीकृत खसरे में 46 होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे याद करो। जो मानव होते हैं, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानवों में 46 गुणसूत्र, ठीक है। ऐसे भी याद कर लो, 46 गुणसूत्र वाला खसरा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं। 2020 से पहले खसरे में 21 कॉलम होते हैं। हाँ दोस्तों, कभी अगर ऐसा पूछा जाएगा ना, जब 20, 21 और 22 वाला अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा, तो ऑप्शन सवाल के रूप में जब पूछा जाएगा, माफ़ करिएगा, तब आपके ऑप्शन में 21 और 22 दोनों नहीं दिया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों दिया है तो आप 21 को चुनिएगा, ठीक है ना। ये क्योंकि पिछले वर्ष 2016 में जब हुआ था तब 21 ही सही माना गया था, उसमें पूछा गया था ये सवाल, तो 21 ही सही माना गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं इसमें कन्फ्यूजन अगर हो रहा था तो दूर हो गया होगा। तो फिर अगला सवाल, अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान में कंप्यूटरीकृत खसरे में 46 कॉलम होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, 46 गुणसूत्र टाइप का। खसरा कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है। गांव का एक प्रमुख रजिस्टर होता है, क्या खसरा, ठीक है। ये खसरा जो है गांव का एक प्रमुख रजिस्टर होता है। नक्शा, जिसे सजरा बोलते हैं, के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जब नक्शा देखा जाता है उसी समय सजरा का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें वो खसरा का प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें जब खसरा का प्रयोग किया जाता है तब नक्शा देखा जाता है। एक दूसरे के दोनों डिपेंडेंट हैं, ठीक है, अकेले अकेले नहीं देखा जाएगा किसी को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। लेखपाल के किस है, ये किस दस्तावेज है, मतलब किस दस्तावेज को, ये सब थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, किस दस्तावेज को उसकी दैनिक डायरी या दैनंदिनी कहा जाता है, बताइए आप। दाखिला खारिज को, सजरा को, रोजाना मचा या दिनचर्या बही को, या नक्शा को। ये आपको देखने से ही लग जाएगा कि यही हो सकता है, क्योंकि रोजाना मचा डायरी में भी रोज की ही चीज़ें लिखी जाती हैं। दिनचर्या बही, इसमें भी दिन से लग रहा है, दिनचर्या, ये भी आपका आसान सा है सवाल, ये यही हो जाएगा। अब यहाँ बाकी चीज़ों क्या क्या होती है, दाखिला खारिज क्या होता है, सजरा क्या होता है, नक्शा क्या होता है, ये और ये बताइए। ये दोनों तो एक ही है ना, एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। नक्शा को ही सजरा बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और नक्शा क्या होता है, गांव का एक जो चौहद्दी जिसमें बनी होती है, एक कपड़े पे होता है, समझ रहे होंगे आप। फिर आगे ये बात करें तो दाखिला खारिज क्या होता है। दाखिला खारिज क्या होता है, ये अगला सवाल आने वाला जो 10वां सवाल है वही सवाल है, तो इसको अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। लेखपाल की दैनिक डायरी होता है क्या, रोजाना मचा। इसका अन्य नाम क्या है, डायरी या दैनंदिनी। इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 47 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की तिथि का उल्लेख किया जाता है। ये देखिए आगे आने वाले वीडियोज़ में एक आध क्वेश्चन हम बनाएंगे इस पर, जब इस क्वेश्चन के रूप में जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ फिर से रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बना के ऐसे क्वेश्चन के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब आगे मिलेगा, याद हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन होगा ना, जब पेपर होगा आपका, तब तक आपको अगर रात के 3 बजे वाली नींद में भी जगा के पूछा जाएगा तब ये सब बताएंगे आप, इस लेवल का तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। बस साथ में बने रहिएगा आप अंतिम तक, ठीक है। अब ये 10वां और अंतिम सवाल है आज के वीडियो का। आगे आने वाले वीडियो में हम सवालों की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, बस जुड़े रहिए। तो इस सवाल का सवाल क्या कह रहा है, दाखिला खारिज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, ठीक है। सत्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सत्य। भूमि हस्तांतरण के समय भूमि के पूर्व मालिक का नाम काटना दाखिला है। भूमि हस्तांतरण के समय भूमि के नए मालिक का नाम जोड़ना ये खारिज है, बताइए सही है कि नहीं है। दोनों सत्य पूछ रहा है, तो अगर ये सत्य है तब आगे वाले ये सत्य है तब बताइए। हाँ, आप लोग दोनों मतलब आप सही सोच रहे हैं, ये भी गलत है ये भी गलत है। कब सही हो जाता, जब ये इधर होता और ये वाला इधर होता, तब सही हो जाता है,
ठीक है, इस वजह से दोनों असत्य हैं। ठीक है, कैसे मतलब समझ रहे हैं ना। भूमि हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब जब भूमि बेची जा रही हो, खरीदी जा रही हो, तब जो पूर्व मालिक है, भूमि का पूर्व मालिक, उसका नाम जब बेचा जा रहा है भाई, उसका पैसा ले लिया है तो उसका नाम वहाँ से काट के दूसरे का नाम डालना पड़ेगा ना। तो जब भूमि काटा जा रहा है तो उसका नाम होता है खारिज, माने खारिज कर देना। ठीक है, और भूमि का नाम भूमि में नए मालिक का जब नाम जोड़ा जाएगा तो उसका नाम दाखिल करना पड़ेगा, दाखिल माने ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप समझ गए होंगे, आसान था, बस ये समझ लो कि दोनों गलत कर दिया था। अब ये वही लिखे हैं, भूमि हस्तांतरण के समय भूमि के पूर्व मालिक का नाम काटना खारिज कहलाता है। अगला वाला स्टेप दाखिला हो जाएगा। ठीक है, जो भूमि का नया मालिक होगा उसका नाम जोड़ेंगे तो दाखिला हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये 10 सवाल आपकी नॉलेज को इन्हेंस किए होंगे, या अगर नहीं था, आपके पास पहले से ही नॉलेज था, तो आपके नॉलेज को रिवाइज किए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।